हेलो डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर फिर से आ गया हूं, जुड़ गया हूं आपके साथ एसएससी सीजीएल की अंतिम तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। तो आज भी हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के थ्रू कोशिश है यहाँ पर कि आपके साथ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन किया जाए, ताकि तैयारी जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है, कवर अप कर लिया होगा, आई एम श्योर तैयारी अच्छी चल रही होगी, उसे अब प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी करने के लिए आ गया हूँ आपके साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करनी है, मॉक टेस्ट के थ्रू बात करनी है, 2 प्रीवियस ईयर टेस्ट फिर एक मॉक टेस्ट, ऐसे हम लोग पैटर्न चला रहे हैं। तो एक प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था आपसे, आज एक और पेपर डिस्कशन करेंगे और फिर आएंगे मॉक टेस्ट पे, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज हम लोग पेपर करने वाले हैं वो अगेन 17 जुलाई 2023 सबसे लेटेस्ट एग्जाम्स को ही टारगेट कर रहा हूं 2023 का, और ये पेपर आपका शिफ्ट 3rd का, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फटाफट जुड़ जाइए, सेगमेंट को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही अटेम्प्ट करना जैसे कि आपको एग्जाम में चीजों को कवर अप करना है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर डेफिनेटली करते चलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर आपने शेयर नहीं किया हो वीडियो को तो शेयर कर लीजिएगा। ध्यान रखिए सारी चीजें एग्जाम से ओरिएंटेड ही रखनी है, आखिरी तैयारी करनी है, इसका मतलब वो सारी चीजें जो डायरेक्टली एग्जाम में करनी है वैसे ही चीजों को सीखना है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली अगर आपकी तैयारी अभी चल रही है, अगर आप टॉपिक्स अगर कवर अप करना चाहते हो तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। और फाउंडेशन बैच, ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच 499 में अवेलेबल है आपके लिए। जो भी टॉपिक्स एसएससी के एग्जाम में या ओवरऑल इंग्लिश का कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पता होने चाहिए, वो सब के सब पोर्शन यहाँ कवर अप है। ऐसा एसएससी का फाउंडेशन बैच जो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। इवन आप बैंकिंग का एग्जाम भी अगर दोगे और इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, ग्रामर का पार्ट समझ में नहीं आता, तरीके नहीं समझ में आते, इंप्रूवमेंट चाहते हो इंग्लिश में, उन सब के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। 499 में सब कुछ अवेलेबल है। बट अगर आपकी तैयारी है और केवल प्रैक्टिस आप चाहते हैं तो वो टारगेट बैच से आपको अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट 199, 6 मंथ्स की वैलिडिटी, टारगेट बैच 6 मंथ्स के लिए, फाउंडेशन बैच 1 ईयर के लिए, ठीक है ना। तो ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इनको कवर अप करवाने में आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है। सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपना आज का सेगमेंट। जो क्वेश्चंस आएंगे उनको टारगेट करिएगा, और टारगेट बैच पूरा ओवरऑल अगर आप चाहते हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कंबाइंड पैकेज अगर आप चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, और ध्यान से अगर हम क्वेश्चंस को रिलेट करें तो देखना, पहले तो यही काम करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है, हमें कौन सा टॉपिक है क्वेश्चन देखना है और फिर डिसाइड करना है हाँ कि कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर, क्या चीज पूछी गई। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो एंटोनिम का क्वेश्चन आया है। अब एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन, अब वर्ड दिया हुआ है, देखो सेंटेंस के फॉर्म में जब एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको गेस करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वर्ड देकर के पूछेंगे तो बेटा फिर लॉजिक अननेसेसरी नहीं लगेगा, आपको उस वर्ड का मीनिंग और जो ऑप्शंस में वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला वर्ड हमें दिया है ट्रायम्फ। अब ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, मतलब किसी भी चीज में जीत हासिल करना, उसको बोलते हैं विजय। जीत जो होती है दैट इज ट्रायम्फ। अब ऑप्शंस जो दिए हैं देखो, डिफीट दिया है, कैप्चर दिया हुआ है, अटेनमेंट दिया हुआ है और सक्सीड वर्ड दिया है। आई एम श्योर कुछ वर्ड्स का मीनिंग आपको 100% पता होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड हो सकता है ऐसे हो जिनका मीनिंग शायद आपको ना पता हो, ठीक है ना। जैसे डिफीट का मतलब होता है हराना, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लेना या बंदी बना लेना, ठीक है ना। सक्सीड का मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा, सफल होना, ये भी आई एम श्योर क्लियर होगा आपको। बस अटेन का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना, अचीव करना, ऑब्टेन करना। इसका एक सिनोनिम अगर आप इंग्लिश में चाहो तो ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन करते हैं आप जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करते हो, तो जो मार्क्स आप अचीव करते हैं ना, अर्जित करते हैं, उनको आप अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं या ऑब्टेन करते हैं,
ठीक है ना। अब खुद आप देख लो, विजय होना, जीत जाना, उसका एंटोनिम पूछ रहे हैं तो नो डाउट डिफीट शुड बी द करेक्ट आंसर। बट आंसर खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो और वर्ड्स ना भी पता हो उनका मीनिंग भी साथ साथ में सीखना जरूरी है, ये चीजें ध्यान रखना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या पूछा गया है? एंटोनिम, एंड द वर्ड इज वैक्स। अब देखो, वैक्स का मतलब होता है मोम, है ना। वैक्स आपने देखा होगा, मोम के लिए आता है, एक सब्सटेंस होता है जिससे मोमबत्तियां, कैंडल बनाई जाती हैं। अब कैंडल का अपोजिट आपसे पूछ रहे हैं, तो यार सच्चाई है कि कैंडल का अपोजिट तो नहीं हो सकता। कैंडल एक नाउन है ना। अब कैंडल का अपोजिट क्या ही हो सकता है? ऑप्शंस भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में आपको जो वर्ड दिए हैं देख लो, केन दिया हुआ है, वेल दिया हुआ है ना। हाँ, रिलेट करना। अच्छा, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 पहले आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ चला गया यार? मिस हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 मिसिंग है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। उसकी टेंशन आप मत लेना, या मैं सोच रहा हूँ इसको मेंशन ही कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्वेश्चन लिख के आपको मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे एंटोनिम ऑफ गिवन, या फिर कुछ ऐसे दिया हुआ है अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड एक वर्ड है, उसका एंटोनिम पूछा गया है, और उस वर्ड को भी मैं यहां पर आपके लिए मेंशन कर देता हूं। सेंटेंस जो दिया हुआ है दैट इज रेनन। अच्छा, रेनन एक नाम है यहां पर। रेनन feels that the notion of democracy, डेमोक्रेसी दिया हुआ है, याद रखना, प्रजातंत्र जिसको लोकतंत्र बोलते हैं, is अब FARCE फार्स, ये वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो है आपका दिस वन। कौन सा पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है? नोशन। और इस पार्ट के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं ये वाले ऑप्शंस। ऑप्शंस को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। पहला दिया हुआ है आपको कोशेंट, पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, दूसरा दिया हुआ है लॉ, तीसरा दिया हुआ है रियलिटी, और चौथा दिया हुआ है पोर्शन। अब आप देखो, इस क्वेश्चन का आपसे सही आंसर पूछा गया और पूछा गया एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। अब बताइए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का? ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेनन फील्स दैट द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फार्स। अब ये जो नोशन जो वर्ड होता है ना, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, नोशन वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक तरह की ना धारणा होती है। नोशन एक तरह की धारणा है, इसको ध्यान रखना, परिकल्पना जिसको हम लोग बोलते हैं। अब परिकल्पना इमेजिनरी चीजें होती हैं, और इमेजिनरी का एंटोनिम पूछ रहे हैं तो ऑप्शंस में से आप देखोगे तो आपको मिलेगा रियलिटी। अच्छा, क्वेश्चन भागफल होता है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन मतलब होता है उसका एक हिस्सा होना, उसका एक भागफल होना। रियलिटी होगा यहाँ पर सही आंसर। पोर्शन भी उसका हिस्सा ही होता है। पोर्शन जो होता है वो क्वेश्चन की तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रियलिटी शुड बी द करेक्ट आंसर। एंटोनिम पूछा गया था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो है ये वाला। अब वैक्स की मैं बात कर रहा था कि वैक्स का मतलब वैसे तो मोम होता है। अब मोम का कोई एंटोनिम तो हो नहीं सकता, है ना। वैक्स का पॉलिश दिया है, केन दिया है, वेल दिया है और वेन दिया हुआ है। तो जो ऑप्शंस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल वाला तो ऑप्शन तो नहीं है।
तो ये वर्ड आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्या इस वैक्स का कोई और मीनिंग भी होता है। और देखो ध्यान से, एंटोनिम पूछा है मतलब अपोजिट मीनिंग। तो अगर अपोजिट मीनिंग की बात करें तो पहले तो इन सब वर्ड्स को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो केन होता है, केन आपने सुना होगा, शुगर केन, गन्ना जो होता है ना, केन को बेंत या लाठी इस सेंस में यूज किया जाता है। ये जो शेप होती है लाठी वाली या बेंत वाली, उसको केन कहते हैं। WAIL जो वेल होता है, ये होता है विलाप करना, मतलब किसी चीज का रोना, ठीक है ना, इसके लिए यूज होता है। WAIL वाला जो वेल होता है, इसका मतलब होता है विलाप करना। और ये वाला जो वेन होता है, WANE, ये जो वेन होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का पतन होना, मतलब उसमें उसका गिरना, उसमें डिग्रेशन होना, उसका डिग्रेड हो जाना, है ना, उसकी वैल्यू गिर जाना। पतन होना मतलब नष्ट हो जाना, इस सेंस में। अब आप खुद देखो, वैक्स को आप मोम को इस सेंस में तो यूज करेंगे नहीं, ये सब ये नाउन है, वैक्स इस सेंस में तो आएगा नहीं। विलाप करना या पतन इस सेंस में आपको यूज करना है। पॉलिश भी पता होगा आपको, पॉलिश मतलब होता है किसी चीज को चमकाना, है ना, चमकाने के लिए यूज होता है, उसको प्रोटेक्टिव बनाना, इस सेंस में आता है। तो अब यहाँ पर अब ये वैक्स इसी सेंस में दे दिया गया है, लेकिन ये वैक्स पॉलिश का सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम तो नहीं है। एंटोनिम जो यहाँ पर बनता है वो बनेगा ये वाला वर्ड वेन। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है पतन होना या नष्ट होना, और वैक्स का एक मतलब होता है किसी चीज में सुधारना, इंप्रूवमेंट आना। इस सेंस में भी वैक्स का यूज किया जाता है। वैक्स जब आप करते हो तो आप चीज़ों को और सुंदर बनाते हो और इम्प्रूव्ड बनाते हो, है ना। इस सेंस में अगर आप लेंगे तो आपको वेन सही आंसर यहाँ पे टिक करना था। वैक्स का अपोजिट वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। इनकरेक्टली स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हो। अब वर्ड थोड़े से अजीब दिए हुए हैं, शायद इनमें से हो सकता है आपको, देखो एक गड़बड़ क्या होती है, अगर आपने वर्ड ही गलत समझ लिया तो आप स्पेलिंग वाला क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। जैसे ये वर्ड दिया हुआ है डर्थ, अगर आपने ये समझ लिया कि वर्ड तो होता है डेथ जिसमें आर फालतू का लगा हुआ है, तो आप इस स्पेलिंग को डेथ की गलत स्पेलिंग मान लोगे और गलत आंसर टिक करके चले आओगे। ये वर्ड है क्वेरी, और एक क्वेरी जो क्वेश्चन जब आप पूछते हो ना, आस्क योर क्वेरीज, तो वो वाली क्वेरी अलग होती है। इन वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना जरूरी है। अब देखो, पैटर्न वर्ड, कॉनोटेशन वर्ड, डर्थ वर्ड या क्वेरी वर्ड, इनके अगर मीनिंग की बात की जाए तो पहला जो वर्ड है कॉनोटेशन, इसका मतलब होता है अर्थ, मीनिंग, उसका मतलब, किसी भी चीज का वास्ट सेंस में जो अर्थ निकलता है वो मीनिंग कहलाता है कॉनोटेशन। तो कॉनोटेशन होता है। अच्छा, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसकी सही स्पेलिंग पैटर्न होती है, और पैटर्न का मतलब होता है गार्जियन, जिसको हम संरक्षक या गार्जियन बोलते हैं ना, सुरक्षा करने वाला, रक्षक करने वाला, वो केयर करने वाला, केयर टेकर, वो होता है पैटर्न। देन DEARTH, ये वाला जो डर्थ होता है इसका मतलब होता है शॉर्टेज, किसी भी चीज की कमी, और इतनी कमी हो जाए कि उस चीज का अकाल पड़ जाए, उस सेंस में भी यूज होता है डर्थ वर्ड। और ये QUARRY क्वेरी जो होता है ये आता है खदान के लिए, माइन जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना। और ये वाला जो क्वेरी होता है ये आता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो क्वेरी अलग है, ये वाला क्वेरी अलग है, गड़बड़ रख नहीं करना। पैटर्न वर्ड यहां पर स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 5th की बात करें तो फिर से एंटोनिम। ओ माय गॉड, एंटोनिम के कितने सारे क्वेश्चंस, मतलब एक ही पेपर में सब एंटोनिम ही एंटोनिम भर दिया गया। शी वॉज अपसेट, वो बहुत अपसेट सी, सीइंग द स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो स्कैटर हो गए थे। अब स्कैटरिंग आपने अगर सुना हो कि जब प्रिज्म से वाइट रेज को आप गुजारते हैं, पास करते हैं, तो वो 7 कलर्स में स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर जाना, बिखर जाना, तितर बितर हो जाना,
ठीक है ना। अब इसका एंटोनिम पूछ रहे हैं तो बिखरने का अपोजिट हो जाता है कलेक्ट हो जाना, और कलेक्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है गैदर में। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना या एकत्र होना, ऐसे भी बोलते हैं ना, एकत्र होना, कंबाइन हो जाना, ये मीनिंग समझ लो आप, ठीक है ना। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, सॉल्ट वगैरह को छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, उसके लिए आता है स्प्रिंकल, ठीक है ना। ये स्प्रिंकल फुहार के लिए भी यूज़ होता है, कोई भी चीज़ छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में छिड़क दिया जाए उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, पैरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ये नष्ट होने के लिए, डिस्ट्रॉयड हो जाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, याद रखना। और डेसिपेटेड का मतलब होता है, डिसिपेटेड है ये, डिसिपेटेड का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, मतलब बिजी है। ऑक्यूपाइड है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ऑक्यूपाइड हो जाना। वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं इस पेपर में, इसको ध्यान से रिलेट करते हुए सीखना बेटा, ठीक है ना। वर्ड का कलेक्शन अपने पास ज़रूर रखिएगा, मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा। डिसिपेटेड व्यस्त होना, छिड़काव करना, स्प्रिंकल, गैदर एकत्र होना, और स्कैटर्ड का एंटोनिम पूछा गया था तो गैदर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, एक ही सेंटेंस को 4 अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है और आपसे पूछना है कि इनमें से जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो वो देखो। अब कैसे एलिमिनेट करोगे, पहले तो देखते हैं। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अच्छा, सुप्रिया इज अ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ रूल है कि जनरली आर्टिकल द को यूज नहीं करते, तो जहां भी द सुप्रिया दिया होगा, जैसे यहां भी द सुप्रिया दिया है, ये दोनों ऑप्शंस इस वजह से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक। सुप्रिया इज द बेस्ट, सुप्रिया इज बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है, मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आर्टिकल का है, ये ध्यान रखना। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है, बट इनडायरेक्टली ये चैप्टर अगर आपको डिसाइड किया जाए तो ये चैप्टर हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेस्ट नहीं होगा, द बेस्ट होगा, यानी सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। और बी वाला पार्ट, ये नहीं कि यहाँ बी दिख रहा है तो ये सेकंड वाला टिक कर दो, नहीं, बी आपको फोर्थ में दिख रहा है, यानी आपको जो टिक करना पड़ेगा एग्जाम में आंसर वो है फोर्थ वाला। ABCD में डी वाला ऑप्शन टिक करोगे, हालांकि सही सेकंड वाला है। ये चीजें एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। पता चला यहां आपने डिसाइड किया कि बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये देखे ही नहीं और सीधे आप 4 ऑप्शन ABCD पे गए और बी वाला टिक करके चले आए, और बी में पता चला दिया हुआ था ए वाला आंसर। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पार्ट है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए, और वो एग्जामिनर करता है, किसी भी तरीके से करे, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात आते हैं, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देख लो है क्या क्वेश्चन, फिर यू आर द टू द थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है गद्दी, गद्दी मतलब राज सिंहासन, आप सिंहासन के क्या हो पूछा गया, एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर, आपको उसी तरीके का बिहेव करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शंस आप देखो, ये वाला हेयर बाल होता है, अब बाल इसको हम लोग हिंदी में ना केश भी कहते हैं, है ना, ये हेयर यहां वाला होता है, प्लेस के लिए आता है। ये वाला हेयर HARE वाला हेयर, ये एक एनिमल के लिए आता है, अगर आपको पता हो, है ना, खरगोश के लिए आता है। और ये HEIR वाला ये होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या वारिस, इसको सक्सेसर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। एयर वर्ड, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, इसकी तरह पढ़ते हैं इसको, तो एयर, तो आप एक्चुअली राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हो और उसी तरीके से आपको बिहेव भी करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो HEIR वाला सही ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर, बस ये ध्यान रखना इसको। क्लियर, देख लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। HARE वाला जो हेयर है, HARE वाला जो हेयर होता है, ये वाला खरगोश के लिए आता है, ये भी ध्यान रखना।
ये खरगोश के लिए। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा गया है? सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में पूछा गया है, मतलब पैसिव दिया हुआ है। पुडिंग हैड ऑलरेडी बिन प्रिपेयर्ड बाय हर। अब बाय हर है तो शी आ जाएगा, हैड यहां दिया हुआ है तो हैज नहीं। एक्टिव पैसिव में टेंसेस का चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। हैज़ यहाँ होगा नहीं, शी के साथ हैव आता नहीं है, विल वाला कोई पार्ट बन नहीं सकता। बचा जो ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर 2 है। देख लो, पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, बस अपना लॉजिक सही रखना, आंसर 100% आपका कॉन्फिडेंटली आप टिक कर पाओगे। Now, question number 9. Describe how you will tell your parents that Darshan was laughed at by her classmates in active voice. अच्छा, पैसिव में दिया फिर एक्टिव में, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। अब by all her classmates यही सब्जेक्ट हो जाएगा। was यहाँ दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म आई है be की, इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म रही होगी। फिर देखो, will वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड, is वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड, ing वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड, कोई लेना देना ही नहीं है। बचा ही हमारा एक ऑप्शन, हर all her classmates laughed at दर्शन। अब दर्शन दर्शना जो भी बोलना चाहो, कोई इश्यूज नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और दिख रहा है ऑप्शन से ही कि रीअरेंजमेंट का पोर्शन है। और अच्छी बात यह है कि पहला और आखिरी नहीं दिया हुआ है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है उसमें, और कोई इश्यूज नहीं, फ़ायदा ही करता बल्कि वो। अच्छा, ए बी सी डी 4 सेंटेंसेस हैं और ए बी सी डी सबसे शुरुआत दे दी गई है, मतलब यहाँ से भी हेल्प नहीं होने वाली। तो अब 1 बाय 1 पहले सेंटेंसेस पढ़ते हैं और ढूंढते हैं लिंक, कहाँ से लिंक मिल रहा है। वेल यू कांट मेक मी, शी सैड लुकिंग बैक एट मी। आप मुझे नहीं करवा सकते, मेक का मतलब यहाँ बनाना नहीं है कि आप मुझे बना नहीं सकते, ठीक है ना, मेक कुछ करवाने के लिए भी होता है। शी वेंट ऑन, और बोलना उसने शुरू किया, वो कहती गई। वेल यू माइट ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। आई रिस्पॉन्डेड एंड शी लाफ्ड। शी वेंट ऑन, वेल यू माइट ट्राई, आई रिस्पॉन्डेड। अच्छा, मैंने रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, एंड शी लाफ्ड, और वो हंसने लगी, ठीक है ना। अच्छा, शी केम इन, वो अंदर आई, एंड वी सेड हेलो, हमने एक दूसरे को हेलो कहा। देन शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए। देन मैकेनी रिमेंबर्ड, उसको कुछ याद आया, ठीक है ना। अच्छा, वेल आई वॉन्ट यू टू ग्रिन एंड सीम प्लीज्ड, मैं चाहता हूं कि आप, ग्रिन का मतलब एक तरह से मुस्कुराना होता है, ठीक है ना, और खुश दिखाई दो, मैं चाहता हूं कि आप खुश दिखाई दो, ठीक है ना। अब आई एम श्योर आप देखोगे पहले वो आई होगी अंदर, फिर बातचीत शुरू होगी, तो सी से शुरुआत हो सकती है ना। बाकी मैं तो वही बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप खुश रहो, उसने बोला कि आप मुझे खुश नहीं कर सकते, मैंने बोला कि आप ट्राई कर सकती हो, और वो मुस्कुराई, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये सब सेंटेंसेस बाद में होंगे, शुरुआत सी से होनी चाहिए, और सी वाला ऑप्शन केवल एक ही दिया हुआ है, सी डी ए बी। तो पहले सी हुआ, फिर डी हो गया, मैं चाहता हूँ स्माइल करो, फिर ए आ गया, करवा नहीं सकते, और उसने बोला लास्ट में कि आप ट्राई कर लो, ठीक है ना। तो सी डी ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको करेक्ट ऑर्डर वाला, मतलब रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। चलिए, ऐसे पढ़िएगा, ऑप्शंस देखिएगा, और देखो फिर से पहला आखिरी कोई दिया नहीं है, इसका मतलब डी ए सी बी सभी से शुरू है, ए बी सी डी से। फिर से जस्टिफाई करेंगे। आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेस, इन 3 अप्रोचेस को केयरफुली एग्जामिन करने के बाद, आई क्रॉस द ब्रिज एंड एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम रोड फॉर हाफ अ माइल। हाफ अ माइल मतलब आधे मील की बात कर रहे हैं। अच्छा, देयर वर 3 अप्रोचेस टू द ब्रिज, बहुत बढ़िया, यहाँ 3 अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, यहाँ दीज 3 अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, मतलब बी के बाद हर हाल में ए आएगा, तुरंत बाद नहीं, लेकिन बी के बाद आएगा। और यहाँ देखो बी से पहले आ गया है तो ये वाला होगा नहीं, यहाँ भी बी से पहले आ गया, ये होगा नहीं। देखना है क्या किया मैंने,
पहले एक डेफिनेट पेयर ढूंढा कि पहले यहां देखो बोला गया है देयर वर 3 अप्रोचेस, और उसी में आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेस, पहले बी वाला फिर उसके बाद ए आना चाहिए, और यहाँ बी से पहले ए दिया इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया, यहाँ भी यही है बी से पहले ए दे दिया इसलिए एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ भी अगर आप देखो ना तो बी से पहले ए दिया इसलिए भी एलिमिनेटेड, मतलब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट ऑप्शन से हेल्प लेनी है, ऑप्शंस के भरोसे नहीं जाना है, पहले आप ये खुद डिसाइड करो कि क्या होगा सही आंसर, उसके बाद सही आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है छोटी छोटी चीजें। तो बी के बाद ए आना चाहिए यानी फोर्थ वाला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना, इतना बड़ा मतलब पूरा पढ़ने की भी जरूरत देख लो नहीं पड़ी, ना मैंने सी पढ़ा ना डी पढ़ा और आंसर सामने आ गया हमारा। यही लॉजिक है, कैसे हो जाएगा वो बस आपको एक लिंक ढूंढ लेना है, प्रॉपर एक लिंक ढूंढिए और आंसर आपके सामने। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब 12 में क्या बोला गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, शायद ये वर्ड भी हो सकता है आपने पहले यूज नहीं किया हो। द पेशेंट फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय कॉन्स्टेंट कॉल्स ऑन हिज फोन, मतलब फोन लगातार आ रहे थे, लगातार कॉल आ रहे थे इसलिए डिस्ट्रैक्टेड था। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है वो समझना है आपको, डिस्ट्रैक्ट हो गया था मतलब अटेंशन नहीं दे पा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था, और ऑब्ट्यूज फील कर रहे थे। तो अब इन वर्ड्स का आपको एंटोनिम चाहिए। अब देखो जो ऑप्शंस दिए हैं, एस्ट्यूट, ओबेज, बैनल, ऑब्सोलीट, ओ माय गॉड, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस यहाँ भी क्रिएट किए हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अब अगर इन वर्ड्स का मीनिंग भी आपको नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम की बात है, लेकिन अगर वन बाय वन देखो कुछ वर्ड्स तो जरूर आई एम श्योर पता होंगे, जैसे ये ओबेज वर्ड है, ओबेज मतलब होता है मोटापा, ये वर्ड मोटापे को रिप्रेजेंट करता है। बैनल ये कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, एकदम जिसको हम लोग तुच्छ बोलते हैं ना, जिसकी वैल्यू कुछ ना हो, तो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। ऑब्सोलीट मतलब होता है वो चीजें जो पुरानी हो गई हैं, अब यूज में नहीं है, नॉट इन यूज या नो लॉन्गर इन यूज, इनको हम लोग अब बोलते हैं अप्रचलित, ये चीजें अब प्रचलन में नहीं है ना, इनको बोला जाता है ऑब्सोल्यूट। और पहला जो वर्ड दिया है ना एस्ट्यूट, इस एस्ट्यूट वर्ड का मीनिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये होता है बहुत क्लेवर होना। क्लेवर मतलब चालाक के लिए आप बोल सकते हो, चतुर जिसको बोला जाता है ना वो। और अब अगर आप देखो ऑब्ट्यूज था और डिस्ट्रैक्टेड था, डिस्ट्रैक्टेड निगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब ऑस्ट्यूट का मतलब भी कुछ निगेटिव ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। क्या लग रहा है सही आंसर? आई एम श्योर मोटापे का तो इससे कुछ लेना देना है नहीं, लगातार फोन कॉल आ रही थी, तुच्छ मतलब छोटा ही हो गया, छोटा तो नेगेटिव ही सेंस में आ रहा है। ऑब्सोल्यूट ये अप्रचलित था तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट करके जो बचता है वो होगा एस्ट्यूट, मतलब बुद्धिमान, समझदार, यहाँ पे सेंस ले लो। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज का मतलब हुआ कि केयरलेस, इसका मतलब यहाँ पे समझ लो केयरलेस था, है ना, ऑब्ट्यूज था, केयरलेस था, ध्यान नहीं दे रहा था, डिस्ट्रैक्टेड था, कंफ्यूज था, समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या करना है। तो क्लेवर, चालाक, चतुर मतलब जो क्लेवर हो, बहुत समझदार हो, उसके लिए आता है एस्ट्यूट। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है तो उसका ऑप्शन अपोजिट पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, अच्छा नो सब्स्टिट्यूशन यानी फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया हुआ है जो पार्ट सेंटेंस का अंडरलाइन है उसे रिप्लेस करना है, और अगर लग रहा है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है। पढ़ते हैं पहले सेंटेंस, ही वॉज सो क्यूरियस, वो इतना क्यूरियस था, दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग, कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। अब ऑप्शंस पे अगर हम चलें, ही अराउज्ड, देखो रोज ये जो वर्ड होता है ये राइज की फॉर्म होती है, और राइज का मतलब कहीं से भी उठाना नहीं होता बल्कि उठना होता है, और इस वर्ड के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट भी नहीं आता,
जबकि यहीं पर अगर हम रेज वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उठाना, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब क्या चीज उठाई गई है वो बताया जाता है। और यहाँ क्या उठाए गए हैं तो क्वेश्चंस, मतलब रोज की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ये राइज की फॉर्म होती है रोज, रेज की फॉर्म होती है रेज्ड, तो रोज वाला ऑप्शन ये खत्म और ये खत्म। अब अराउज का मतलब भी उठना होता है, लेकिन उठने की बात ही नहीं कर रहे, बात उठाने की कर रहे, उसने कई क्वेश्चंस रेज किए, उठाए, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा और फोर्थ वाला ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो बनेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना बेटा कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं और क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, फिर से अंडरलाइन सेगमेंट है। कैरोलिना ओपेंड अ सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, ये नोट करने वाली बात है कि सेविंग अकाउंट नहीं होता, सेविंग्स अकाउंट होता है। टू सेव मनी फॉर लेटर, पैसा आगे आने वाले दिनों के लिए या मुसीबत के दिनों के लिए, जरूरत के दिनों के लिए पैसा बचाना, उसको अंडरलाइन किया गया है। फॉर अ कोल्ड डे, फॉर अ रेनी डे, फॉर अ सनी डे, फॉर अ हॉट डे, सब मौसम दे दिए गए हैं, जबकि ये एक्चुअली फिल इन द फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है एक ईडियम और फ्रेज का। और मुसीबत के दिनों के लिए पैसे बचाना, उस ईडियम को बोला जाता है सेव फॉर रेनी डेज। सेव फॉर रेनी डेज का मतलब होता है मुसीबत के दिनों के लिए पैसा इकट्ठा करना या रोकना या बचाना। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, ये होगा सही आंसर। क्लियर? सेव फॉर रेनी डेज ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है मुसीबत के दिनों के लिए पैसा इकट्ठा करना, या जब विपरीत हो परिस्थितियां उन दिनों के लिए, वो आता है रेनी डेज के लिए। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है देखो, अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें हैं उनका एक जैसा फीचर है, उसमें सिमिलैरिटी है, ऑन विच जिसके बेसिस पे अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए। अब आप सोचो कि किसके लिए आता है ये सही आंसर। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करो तो हर ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये चारों ही वर्ड्स किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है? अच्छा, अमलगमेशन, ये वर्ड आपने अमलगमेशन केमिस्ट्री में शायद सुना हो, किसी भी दो या तीन चीजों का जो मिश्रण होता है, मिक्सचर, मिक्सचर एंड एलिगेशन, अमलगमेशन उसमें आता है ना? अमलगमेशन मिक्सचर होता है ये। अपैथी मतलब होता है नो फीलिंग्स, किसी के लिए अगर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मतलब आप बिल्कुल उदासीन हो एकदम, वो कहलाता है अपैथी। अपैथी मतलब किसी के साथ अच्छा हो जाए बुरा हो जाए उससे आपको कोई फर्क ना पड़े, केयरलेस होना, उदासीन होना, नो फीलिंग्स, वो अपैथी है। और एनालॉगी ये जो वर्ड आता है ना, ये होती है सिमिलैरिटी या समानता जिसको बोलते हैं, दो लोगों में जो समानता देखते हैं ना, सिमिलैरिटी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सिमिलैरिटी वर्ड ही दिया हुआ है, सिमिलर, है ना, ये वर्ड। और एमबी वर्ड आता है, जो एमबी ये जो वर्ड है AMBI वाला, इसका एमबी का मतलब होता है टू, ये दो के लिए आता है ना। तो जो सेंटेंस के या वर्ड के या दो चीजों का जिसके दो मीनिंग निकले, दो सेंटेंसेस तो नहीं, एक ही सेंटेंस है या एक वर्ड है जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, वो चीजें एम्बिग्युइटी मतलब होता है टू मीनिंग्स, टू मीनिंग्स हो, टू एस्पेक्ट्स हो, मतलब नॉट क्लियर हो, पता नहीं लग रहा है कि ये वाला मीनिंग है कि वो वाला, उसके लिए अस्पष्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है, अस्पष्ट, उसके लिए आता है एम्बिगिटी। ठीक है? तो यहां सही आंसर जो बनता है, आप चूंकि सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा एनालॉगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन, एंड बीट अबाउट द बुश। इतनी बार ये डिस्कशन हुआ है ना, बीट अबाउट द बुश मतलब बातों को घुमा फिरा के कहना, इधर उधर की बातें करना, टॉक इररिलेवेंटली मतलब सीधे सीधे मुद्दे पे ना आना, इधर उधर की फिजूल की बातें करना, ये इसका मतलब होता है, इधर उधर की बातें करना।
इधर उधर की बातें करना, फिजूल की बातें करना। अच्छा, ट्राई टू इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करने की या प्रभाव डालने की कोशिश करना। शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देना। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगा देना दूसरों के ऊपर। टू आर्ग्यू मतलब बहस करना, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन जो बचता है, टू अवॉइड गिविंग द डेफिनेट आंसर और पोजीशन। हाँ, सीधे सीधे डेफिनेट आंसर ना बताना बल्कि इधर उधर की बातें करना। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? सिंपल से क्वेश्चंस हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट। नाउ 17 की बात करें तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे फिर से पूछा गया है। अब बताइए क्या होगा सही आंसर। एस्ट्यूट पहला वर्ड दिया है, दूसरा एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तीसरा एब्रप्ट है, चौथा एबेंडेंस है। गेस करिए फटाफट। मीनिंग डेफिनेटली डिस्कस मैं कर लूंगा आपसे, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। एस्ट्यूट वर्ड ये चतुर चालाक के लिए यूज करते हैं। एस्ट्यूट वर्ड पहले आया है क्या अभी? हाँ ये देखो, एस्ट्यूट वर्ड यहां भी दिख रहा है हमें, है ना। और एस्ट्यूट वर्ड क्वेश्चन नंबर 12 में भी था और क्वेश्चन नंबर 17 में भी है। देखो मतलब एक ही वर्ड दो दो जगह पे कई बार यूज हो जाता है। एब्सोल्यूट, एब्रप्ट, एबेंडेंस। बताइए क्या होगा सही आंसर। अब एब्सोल्यूट ये जो वर्ड आपने सुना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है परफेक्ट मीनिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, इस सेंस में यूज होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू। ठीक है ना। एब्रप्ट ये जो वर्ड होता है, एब्रप्ट मतलब होता है सडन, अचानक से होने वाली, सडन अचानक। हाँ, एबेंडेंस। ओके ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। एबेंडेंस की स्पेलिंग यहाँ पर इनकरेक्ट है। एबेंडेंस का मतलब जानते हैं, एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कोई भी चीज जो बहुत प्रचुर मात्रा में है, किसी भी चीज की प्रचुर मात्रा, एक्सेस, EXCES वाला, उसके लिए आता है, एक्सेस के लिए। अबंडेंस प्रचुर मात्रा। अच्छा, स्पेलिंग की अगर बात करें कि अबंडेंस की सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना। अबंडेंस में BUN होता है बस, बाकी सब ठीक है। डांस तो होता ही है इसमें। अटेंडेंस, अबेंडेंस दोनों में डांस वर्ड होता है, DANCE डांस। बस अबेंडेंस में BUN हो जाता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। नाउ क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। जब दो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब उनकी शादी एंड हो जाती है, तो हस्बैंड की तरफ से वाइफ को या वाइफ की तरफ से हस्बैंड को या पार्टनर को दी जाने वाली मनी, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी जीवन जीने के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसे बोला जाता है। अब क्या बोला जाता है वो देख लो। एलिमनी है, कॉम्पेंसेशन है, रिकॉम्पेंस है, मेंटेनेंस है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, मेंटेनेंस का मतलब तो आई एम श्योर क्लियर होगा आपको। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव करना, किसी चीज़ का रख रखाव जो आप करते हो, तो मेंटेनेंस तो यहाँ सही ऑप्शन बनता नहीं है कि भाई मेंटेन करके थोड़ी ना रखते हैं आप। कॉम्पेंसेशन मतलब होता है सांत्वना। कॉम्पेंसेशन नहीं, ये कॉम्पेंसेशन, कॉन्सोलेशन सांत्वना होता है। कॉम्पेंसेशन मतलब नुकसान की जो भरपाई होती है ना, हाँ उसके लिए कॉम्पेंसेशन एक तरह की भरपाई होती है, स्पेशली नुकसान की, नुकसान की जो भरपाई होती है ना, उसको कॉम्पेंसेशन बोलते हैं। अच्छा, रिकॉम्पेंस, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। रिकॉम्पेंस का मतलब भरपाई भी मान सकते हो, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब होता है बदला चुकाना। किसी नुकसान का बदला ही चुकाते हैं, यहाँ भी भरपाई ही करते हैं, लेकिन उसके बदले में दी जाने वाली चीज, तो कॉम्पेंसेशन से ही रिकॉम्पेंस बना है। और एलिमनी होता है वो मुआवजा जो दिया जाता है, इसको भरपाई को, नुकसान की भरपाई को भी मुआवजा कहते हैं।
ये भी ध्यान रखना, ये मुआवजा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, और एलिमनी वो पैसा होता है जो किसी के निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो होता है ये। इसकी हिंदी बड़ी टिपिकल है, इसको हिंदी में निर्वाह निधि कहा जाता है। निर्वाह निधि, किसी के निर्वाह करने के लिए उसको जो पैसा दिया जाए वो एलिमनी होता है। हाँ, निर्वाह निधि जो होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसकी बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, बताइए। एक वैन में एक साथ ट्रैवल, देखो पीपल और ट्रैवल दो वर्ड्स को अगर आप पकड़ लोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जिप्सी वो लोग होते हैं जो अपना घर एक जगह फिक्स बनाते नहीं है बल्कि जगह बदल बदल के रहते हैं। इनको हम लोग बंजारा बोलते हैं। बंजारे जो होते हैं ना, जगह आज यहाँ हैं, अगले महीने किसी और जगह पे रह रहे हैं, थोड़े दिन के लिए मतलब रहते हैं, परमानेंट हाउस नहीं बनाते उनको। इसको कैरवा ये होता है ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, ये जो तो बंजारे हो गए, इसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। ये ट्रैवलर्स का ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। कॉन्स्टिलेशन तारामंडल होता है। इसको बहुत सारे तारे जब एक साथ एक ग्रुप में होते हैं ना, जैसे सप्तऋषि अगर आपने सुना है, हाँ, ओरायन एक कॉन्स्टिलेशन तारामंडल होता है, तो वो तारामंडल के लिए आता है। ब्रूड के कई सारे मीनिंग होते हैं। ब्रूड एक ग्रुप के लिए भी आता है, ब्रूड एक चिंता के लिए भी आता है, कई सेंस में यूज किया जाता है ब्रूड को। हाँ, ब्रूड का सेंस कई सारे। अब पीपल और ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली हमारा ऑप्शन नंबर 2 कैरवैन हो जाएगा। कैरवैन पढ़ते हैं उर्दू में, हालांकि इसका मिलता जुलता वर्ड आपको कारवां मिलेगा। कारवां होता ही है ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स जो होते हैं एक साथ, जो घूमते टहलते हैं, यात्रा करते हैं। ब्रूड को लेकर के टेंशन नहीं लेना। देखो ब्रूड भी अब यहाँ पे चूंकि सब कलेक्टिव नाउन की तरह से ही दिए हुए, कॉन्स्टिलेशन भी है, कैरवैन भी है, तो ब्रूड भी एक तो चिंता के लिए आता है, दूसरा जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को, स्मॉल एनिमल्स का ग्रुप या स्मॉल एनिमल के बच्चों का ग्रुप, बच्चों का, एनिमल के जो बच्चे होते हैं। अब एनिमल के बच्चों को ना ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी होता है बच्चे। इनका जो ग्रुप होता है उसको भी ब्रूड कहा जाता है, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। ग्रुप कलेक्टिव नाउन है बट सही आंसर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेन एन एरर। अच्छा, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। आई थिंक Jeremy will not have save enough money by the time मैंने पढ़ाया है, इसका मतलब होता है जब तक the year ends, जब तक ये साल खत्म होगा मुझे लगता है जेरेमी के पास ज्यादा पैसा सेव नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, करेक्शन कहाँ पे है? तो उसमें देखो विल आया है, वर्ब की बेस फॉर्म आ गई है, बस हैव के बाद जो सेव लिखा हुआ है ना वो गड़बड़ है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो सेव की जगह ना हमें यहां पर सेव्ड लिखना चाहिए था। सेव्ड एनफ मनी होगा। सेकेंड शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है कॉम्प्रहेंशन का, जिसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसका मतलब पोर्शन है ये क्लोज टेस्ट का। अब ये जो इस बार क्लोज टेस्ट आपके लिए आया था ना, इसके पहले जो हमने क्लोज टेस्ट किए थे बड़े छोटे छोटे थे, लेकिन इस बार का जो क्लोज टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, हालांकि मैं आपके साथ ही पढ़ लेता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है? द ब्लैंक लिखा है ऑफ बर्ड्स is one of the most fascinating aspects of the natural world।
ठीक है ना। नेचुरल वर्ड का मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब होता है मंत्रमुग्ध करने वाला, तो मोस्ट फैसिनेटिंग एक पहलू है, क्या चीज है, बर्ड्स की क्या चीज, वो आपको डिसाइड करना है इसमें, ठीक है ना, वो हमसे पूछा गया है। अब वो आपको बताना होगा सही आंसर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर देखना और डिसाइड करना अपना सही आंसर कि बर्ड्स की क्या चीज है जो फैसिनेटिंग है। अच्छा, फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट, अच्छा सोरिंग ये जो वर्ड है ये बड़ा बेहतरीन है। सोरिंग का मतलब होता है बहुत ऊंची उड़ान, हाई फ्लाइट को सोरिंग बोलते हैं। सोरिंग मतलब हाई फ्लाइट ऑफ ईगल्स टू द कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स, पैरट्स के जो अलग अलग तरह के कलरफुल होते हैं ना पंख वगैरह, उनके लिए बात कर रहे हैं, कलरफुल पैरट्स की। Birds have evolved a wide range of blank लिखा है to survive and thrive in their environment, अपने environment में फलने फूलने के लिए और जीवित रहने के लिए wide range of क्या चीज़ है वो पूछी गई हमसे। One of the most remarkable adaptation मतलब होता है adjustment is the ability of some birds to migrate over vast distances, बहुत लंबी लंबी दूरी को ये कवर करते हैं, ठीक है ना, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब होता है पलायन करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चा। ऑफन क्रॉसिंग ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स मतलब पूरे के पूरे समुद्र को, महासागरों को पार कर जाते हैं। एंड कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मतलब समझ रहे हैं ना, एशिया जैसे कॉन्टिनेंट है, हाँ पूरे के पूरे प्रायद्वीप को पार कर जाते हैं। अच्छा, एंड कॉन्टिनेंट्स टू रीच देयर ब्रीडिंग, अपनी ब्रीड करने का मतलब होता है जन्म देना, बच्चों को जन्म देने के लिए। और विंटरिंग ग्राउंड्स मतलब विंटर, सर्दियां जब आती हैं जहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ से पलायन कर जाते हैं। हाउएवर मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फेसिंग थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स के स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब उनका अस्तित्व खत्म होने वाला, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। थ्रेट्स फेल कर रहे हैं मतलब खतरा महसूस कर रहे हैं अपने सर्वाइवल पे। सच एज हैबिटेट लॉस मतलब उनके रहने की जगह खत्म हो गई है, क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। एंड ब्लैंक लिखा है बाय ह्यूमंस के द्वारा, अब आई एम श्योर कुछ शिकार वगैरह जैसा समझा जा रहा है या किलिंग हो सकता है। इन रिस्पॉन्स में, बदले में, कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्लेस टू प्रोटेक्ट, पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स मतलब इन प्लेस, कुछ ऐसे प्रयास करने की कोशिश की जा रही है इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने की। एंड देयर हैबिटेट्स, उनके निवास को, हैबिटेट मतलब रहने की जगह की बात कर रहे हैं। दिस माइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, इनमें क्या क्या शामिल हैं, कुछ ऐसे सुरक्षित एरियाज, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स जो बर्बाद हो गए उनको फिर से सुधारने की, रिस्टोर करने के लिए। और रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स, भाई केमिकल्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही जब बर्ड्स खाती हैं उन अनाज को तो उसको नुकसान करते हैं, तो वो उनको रोकने के, रिड्यूस करने की बात हो रही है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन इज ब्लैंक लिखा है पॉपुलेशन टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स। देखो कितना अच्छा बोला गया है। एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो बर्ड कंजर्वेशन, संरक्षण करने का है वो क्या है, पॉपुलेशन को क्या करना है, टू ट्रैक चेंजेस का पता लगाने के लिए कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ओवर टाइम, समय के साथ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसका पता लगाने के लिए। एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स, और क्या क्या और संभावित खतरे हो सकते हैं, उभर के आ सकते हैं, इमर्जिंग मतलब उभरते हुए खतरे, उसका पता लगाने के लिए। दिस कैन बी डन थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम, अब सिटीजन साइंस प्रोग्राम के थ्रू ये किया जा सकता है, और थ्रू मोर इंटेंसिव एफर्ट्स लेड बाय कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संरक्षण करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मोर इंटेंसिव एफर्ट्स मतलब कुछ और सीरियस एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, बहुत गहरा इम्पैक्ट जिनको ऐसे एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। Ultimately, protecting birds and their habitats is not only important for the birds themselves, केवल birds के लिए ज़रूरी नहीं है, but also for the broader ecosystem they are a part of, जिस ecosystem का वो part है जिसमें हम भी शामिल हैं, उस ecosystem को बचाने के लिए भी important है। And the many benefits these ecosystem provide to humans, जिसमें से कई सारे human को profit मिलते हैं, such as clean air and water, birds की वजह से होता है। and blank लिखा है अपॉर्चुनिटीज, कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं ये सब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
इतना तो क्लियर होगा। अब ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं और देखते हैं अपना सही आंसर। पहला और दूसरा दो ब्लैंक्स के ऑप्शंस मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, फटाफट गेस करिए और बताइए अपना आंसर। क्या बोल रहे हैं? द ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक है क्या चीज? बर्ड्स का असॉर्टमेंट, मल्टीट्यूड, वेरिएबिलिटी, डाइवर्सिटी। अब आप देखो अलग अलग तरह की, मतलब कुछ बहुत ऊंचा उड़ते हैं, कुछ बहुत कलरफुल हैं, ये सब चीजें बताती हैं उनमें डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस का मतलब है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब विविधता जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। विविधता होना चाहिए यहां पर। देख लो, समझ लो, और कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विविधता की बात कर रहे हैं यहां पर। मल्टीट्यूड वर्ड अगर नहीं पता है तो वो भी ऑब्वियसली डिस्कस करने वाला पार्ट है। मल्टीट्यूड का मतलब बताइए, मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? असॉर्टमेंट भी हो सकता है ना पता हो आपको, है ना, कोई इश्यूज नहीं। अगर नहीं पता होगा तो मैं हूं यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए आपके साथ। देखो, असॉर्टमेंट का मतलब होता है उनका वर्गीकरण। असॉर्ट करना मतलब उनको अपने वर्ग के हिसाब से डिवाइड करना। वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तनशील, मतलब जिसमें परिवर्तन आ सकता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं ना, जिनका बदल सकता है, इनमें चेंजेस आ सकते हैं। परिवर्तनशील जो चीजें होती हैं, बदलने वाली। डाइवर्सिटी मतलब विविधता होता है। विविधता मतलब डिफरेंसेस, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स, इसको रिप्रेजेंट करता है ना। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना बेटा। और मल्टीट्यूड एक तरह के, मल्टी मतलब भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसको एक तरह से मल्टीट्यूड को भीड़ की तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीट्यूड, हाँ, मल्टीट्यूड भीड़ से यहाँ पे अगर रिलेट करोगे तो बेहतर रहेगा। चलो सेकंड की बात करें तो क्या हुआ सेकंड ब्लैंक के लिए? बर्ड्स हैव involve a wide range of survive and thrive in their environment। बताइए, wide range of survive पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? आई एम श्योर इसके सारे ऑप्शंस तो क्लियर होंगे आपको। फेल्योर का मतलब भी पता होगा। फेल हो जाना मतलब किसी चीज में असफल हो जाना, है ना, हिंदी में बोलें तो असफल। स्ट्रेटजीज रणनीति, रणनीतियां। वीकनेस कमजोरियां, कमियां। एंड शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है आने वाली जो चीज़ें, शीघ्र होने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनको बोलते हैं शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग मतलब जल्दी होने वाली जो चीज़ें होती हैं, शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग्स, वीकनेस। अच्छा, वीकनेस का भी एक सिनोनिम होता है शॉर्ट कमिंग, ये भी बड़ी अच्छी बात है। शॉर्ट कमिंग, वीकनेस, कमियां या कमजोरियां होता है ना, और यही कमियां, ये मीनिंग शॉर्ट कमिंग्स का भी होता है। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब भी कमियां होता है। वीकनेसेस, तो वीकनेसेस की बात नहीं कर रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ टू सर्वाइव। अब सर्वाइव करने के लिए लोग अलग अलग तरह की क्या बनाते हैं, रणनीतियां ही बनाते हैं। स्ट्रेटजीज ही सही ऑप्शन एक है जो हो सकता है यहाँ पर, ध्यान रखना। स्ट्रेटजीज शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 22। 23 की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडेप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ सम बर्ड्स टू माइग्रेट ओवर वास्ट डिस्टेंसेस। ओशंस पार करके आती हैं। हाउ मैनी स्पीशीज और बर्ड्स थ्रेट्स टू सर्वाइवल सच एज हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंजेस एंड देखो, सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, तो सुरक्षा करने की वजह से तो खतरे में नहीं है। प्रिजर्व करना भी संरक्षित करना होता है।
संरक्षण देना। माइग्रेट प्रवास करना होता है। एक्सप्लॉइटेशन ही एक ऑप्शन बचता है। एक्सप्लॉइट करना मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार करना, एक्सप्लॉइट करना है ना, उनका शोषण करना। वैसे इसको एक्सप्लॉइट को शोषण करना बोलते हैं। यहाँ पे उनको परेशान करना, एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमन, हाँ शोषण करना। माइग्रेशन प्रवास करना, तो ये होगा नहीं सही ऑप्शन, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा सही आंसर। नाउ 24 के लिए देखा जाए अगर, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड्स कन्वर्सेशन इज पॉपुलेशन। टू ट्रैक चेंजेस को ट्रैक करने के लिए पॉपुलेशन को निग्लेक्ट करना नहीं, ओवरलुक अनदेखा करना, तो अनदेखा करके भी आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। मॉनिटर करके हो सकता है, फॉर भूल कर भी नहीं हो पाओगे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ मॉनिटरिंग हो जाएगा। मॉनिटरिंग सही ऑप्शन। एंड फिफ्थ लास्ट इज there are many benefits of this provide to humans such as clean air and water and opportunities। अच्छा अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑप्शंस दिए, कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं वो पूछा गया है। देखो आर्डर्स का मतलब तो होता है कठिन, कोई भी चीज जो बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल बना दे। रिक्रिएशनल मतलब होता है मनोरंजन, मनोरंजक, ठीक है ना। स्ट्रेनस का मतलब होता है एम्फेटिक से रिलेटेड है, एम्फेसाइज करना मतलब जोरदार, किसी बात पे बहुत जोर देना, स्ट्रेन देना, तनाव देने वाला सेंस जो होता है। और वर्क रिलेटेड मतलब काम से रिलेटेड होता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ जो अब आप देखो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लीन एयर, अब सब पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं, तो कठिन अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं होगा, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होगा। स्ट्रेनस हाँ मनोरंजक या खुशी देने वाली ये हैं, खुशी देने वाली, आनंद देने वाली। करेक्ट आंसर जो यहाँ बनता है वो रिक्रिएशनल, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ। क्लियर। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस, आई होप चीज़ें हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर बस प्रैक्टिस करना बेटा, ये रिवीजन जरूर करना। आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए यूजफुल भी होंगे और कंफ्यूजिंग भी हैं। इस पेपर से बहुत कुछ सीखने वाला आपको मिलेगा ऑब्वियसली जब आप रिवाइज करोगे और याद रखोगे वर्ड्स को, तो ठीक है आते रहेंगे। अब ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन हमारा जो पेपर आएगा वो मॉक टेस्ट पे बेस्ड होगा। प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तैयार रखना है, और जो प्रॉब्लम्स हो उन पर डिस्कशन करना है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। प्रैक्टिस करते रहना बेटा। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।